Assalamu alaikum dear students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Students, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर विच इज़ 7.15 इसमें हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 7th चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे. So first question, how organic compounds are classified? Give suitable example of each type. Students, classification of organic compounds जो है ना, आपको डिटेल से ये पढ़ाया था. So अगर पेपर में आएगा तो आपने इसको इस पैटर्न से लिखना है जैसे कि मैंने आपको नोट्स में मेंशन किया है. ओपन चेन जिसे हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, क्लोज चेन जिन्हें हम साइक्लिक या रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले आप ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करेंगे. उसकी स्ट्रेट चेन या नॉन ब्रांच्ड या ब्रांच्ड चेन जो उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं उनकी आगे एग्जांपल्स भी कोट करेंगे. जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेकिन आप लोग अब बाकी का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना उसका आइडिया आपको हो चुका है. क्लोज चेन के लिए आप जिस तरह ओपन चेन की हेडिंग बनाई है वैसे ही आप क्लोज चेन की हेडिंग बनाएंगे. और साइक्लिक और रिंग लाइक कंपाउंड होते हैं और बिल्कुल आप उनकी आगे फर्दर टाइप्स को लिख के उनकी एग्जांपल्स को कोट करेंगे. वैसे अगर आपने इसकी डिटेल ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल लेनी है तो आप रेगुलर लेक्चर में भी इसको दोबारा देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. A compound in which the ring consists of only carbon atom are called homocyclic या carbocyclic. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक की फर्दर आगे से टाइप है एलिसाइक्लिक जो कि आपके सामने मौजूद हैं. अब एक्चुअली ये क्लोज चेन रिंग यानी कि क्लोज चेन साइक्लिक रिंग का ही आगे से ये पोर्शन सारा डिस्कस हो रहा है. जी स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं. अब ये मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया था. अब स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं जी हेट्रोसाइक्लिक यानी कि जो क्लोज चेन की ही कैटेगरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक. अब इसमें जो डिफरेंट एटम आएगा जो कार्बन के अलावा होगा वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह हैं. जी स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जाम्पल्स जो हमारे सिलेबस में लिखी गई हैं उनमें पिरिडीन है, फ्यूरॉन है, पायरोल है, थायोफीन है. एग्जांपल्स आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में मेंशन कर सकते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू पॉसिबल आइसोमर. ब्यूटेन के जो दो पॉसिबल आइसोमर है दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. वाई इज इथीन एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल? इथीन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल क्यों है, उसकी रीजंस बतानी. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इथीन. इथीन के यूजेस बताने हैं सबसे पहले. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीइथीन, अ प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग, बॉक्सेस. फॉर आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ फ्रूट एज एन जनरल एनेस्थेटिक यानी बेहोशी के तौर पे जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उन्हें एनेस्थेटिक भी बोलते हैं. फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस. जी स्टूडेंट्स, मस्टर्ड गैस कैसे प्रिपेयर्ड होती है उसके लिए आप चैप्टर 8 में वैसे तो पढ़ोगे, इसका जो रेफरेंस आंसर है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ. दो मॉलिक्यूल होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, आप इसका S2Cl2 से रिएक्शन कराओगे. स्टूडेंट्स, आपको आगे मस्टर्ड गैस मिलेगी. मस्टर्ड गैस आप चैप्टर 8 में जाके इसको पढ़ोगे. तो स्टूडेंट्स, मस्टर्ड गैस बनाने के लिए जो इथीन है वो यूज़ होती है. अब ये मस्टर्ड गैस किस काम आती है स्टूडेंट्स? ये एक पावरफुल वेसिकेंट लिक्विड है और ये क्या करता है, ये पुराने दौर में जंगों में कीमियाई हथियार के तौर पे यूज़ होती थी ये गैस. और ये इतनी ख़तरनाक गैस थी कि इससे वेसिकेंट्स यानी कि छाले, पावरफुल वेसिकेंट एजेंट यानी ये जल्द पे बड़े बड़े पानी के छाले इस गैस की मदद से बन सकते थे. होता ये लिक्विड था लेकिन ये हवा में गैस के साथ मिक्स होके ये लिक्विड मिस्ट की फॉर्म में फैल जाता था. सो दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड अ गैस because they have ability to mix with air. Fifth property, as a starting material for a large number of chemical of industry such as glycols, ethyl halides and ethyl alcohols. तो स्टूडेंट्स, इथीन जो है वो इंडस्ट्री में
यूज़ होता है स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि अगर आपने ग्लाइकोल्स बनाने हैं, इथाइल हेलाइड बनाना है, इथाइल अल्कोहल बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको ना नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 8 में पढ़ाई जाएंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप? नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। फंक्शनल ग्रुप से क्या मुराद है? एन एटम or a group of an atom or double bond or triple bond whose presence impacts specific property to organic compound is called functional group. Students, they are the chemically functional part of the molecule. ये molecule की chemically functional part है. Each functional group defined as organic compound, हर जो functional group है वो organic compound को define करता है। अब ये बातें सारी डिटेल से आपको रेगुलर लेक्चर में बताई गई थी। अब ये टेबल आपके सामने है जिसमें उन तमाम फंक्शनल ग्रुप का जिक्र किया गया है जिनमें कार्बन है, ऑक्सीजन है। जी डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है ये टेबल, आप देख सकते हैं। इसमें हाइड्रोक्सल आता है, ईथर लिंकेज, फॉर्माइल ग्रुप आता है, कार्बोनाइल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, एसिडिक एल्हाइड, एस्टर्स, ये सारे आपको डिटेल से पढ़ाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं। सो हम पहले 11th क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। सो 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। रिफॉर्मिंग को एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। स्टूडेंट्स, रिफॉर्मिंग आप लोग जानते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना ही तो रिफॉर्मिंग है। स्टूडेंट्स, रिफॉर्मिंग में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो प्लैटिनम यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको ना प्लेटफॉर्मिंग भी बोलते हैं। प्लेटफॉर्मिंग, प्लेटफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेटफॉर्मिंग। स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या होता है? द थर्मल कन्वर्जन ऑफ straight chain hydrocarbon into branched chain hydrocarbon in the absence of air and the presence of catalyst is called reforming. जी डियर स्टूडेंट्स, द मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूविंग ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन। यही वो मेथड है जिससे हम गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये नॉकिंग, एंटी नॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर लेक्चर में आपके साथ डिटेल से डिस्कस की थी। जी स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन के बाद मैं आपके साथ जो 12, 13, 14 क्वेश्चन है उसको लास्ट में डिस्कस करूँगा। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? वाई देर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। वेरी इजी स्टूडेंट, जो सिंगल बॉन्ड होता है आप सब जानते हैं, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। और जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपको पता है, सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बनता है, उसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से वो रोटेट कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड के साथ जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो पाई बॉन्ड है। साइड वाइज ओवरलैपिंग से इनकी जो रोटेशन है वो लॉक हो जाती है। सो ये बात आपको डिटेल से आइसोमरिज्म में भी समझाई थी, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म में। सो रोटेशन लॉक होने की वजह से रोटेशनल रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड लगे हुए जो ग्रुप्स हैं, अगर वो क्रॉस में आ जाएं तो उन्हें हमने ट्रांस का नाम दिया था, अगर वो सामने आ जाएं तो उन्हें हमने सिस का नाम दिया था। ये डिटेल से हमने ये बात अच्छे तरीके से समझ ली थी। सो स्टूडेंट्स, ये देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके मुनासिब अल्फाज में जो जवाब है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको एक दफ़ा पढ़ भी सकते हैं। वेन एवर टू कार्बन एटम कंबाइन विद ईच अदर बाय अ सिग्मा बॉन्ड, द हाइब्रिडाइजेशन sp3, a single bond is formed by the linear overlapping of sp3 orbital of two carbon atom, due to which a sigma electronic density is formed between the two nuclei and the group attached to each other carbon are capable for free rotation। ये free rotation यानी ये जो ग्रुप्स लगे हैं ये easily ये रोटेट कर सकते हैं। ये ग्रुप नीचे आ सकता है क्योंकि ये रोटेट कर सकता है बॉन्ड, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैप है। Students, when a double bond is hybridized, state is sp2. A double bond contains a sigma and a pi bond. A sigma electron density is between two nuclei, while the pi electronic density is formed above and below the line joining the two nuclei, which cause hindrance, रुकावट in the movement of attached group। attached group की जो movement है उसमें रुकावट है। Therefore, there is no rotation around a double bond. So double bond के around rotation नहीं होगी।
स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनको हमने नोट्स में डिस्कस नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ लिया है, सो हम उनको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक्सरसाइज का पोर्शन आ रहा है जिसमें सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवा दी थी। सो दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इनका आंसर चाहते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर सुन लें, जिसमें मैंने SP3 मोड अलग पढ़ाया था, SP2 मोड अलग पढ़ाया था और SP मोड मैंने अलग डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद है? एक्सप्लेन SP3 एंड SP2 NSP मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको डिटेल से बताया जा चुका है। उनकी एक्सप्लेनेशन SP3, SP2 एंड SP मोड की अलग अलग करवाई जा चुकी है। सो आप इसको रेगुलर लेक्चर में इस क्वेश्चन को जाके इजीली देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब 1s और 3p मिक्स होंगे तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन, 1s और 2p मिक्स होगा तो SP2, और जब 1s और 1p मिक्स होगा तो SP हाइब्रिडाइजेशन मोड होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में तीनों हमने अलग अलग डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज की बात की जाए ना, तो वो हमारे सिलेबस में जो डिस्कस किए गए उनको हम यहाँ पे अलाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो कोल, उसके बाद नेचुरल गैस, और सबसे बड़ा जो सोर्स है जी स्टूडेंट, जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है जी पेट्रोलियम। अब ये तीनों सोर्सेज आपके साथ डिटेल से इस चैप्टर में अलग अलग डिस्कस किए गए हैं। पेट्रोलियम से फर्दर हम किस तरह से एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं, ये सारी बातें आपके साथ अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन की हुई हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये 11 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उनको देखते हैं। 12, 13, 14 ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वुलर वर्क। स्टूडेंट्स, जो वर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद क्या है? आई होप कि आपको ये याद होगा कि ऑर्गेनिक का वर्ड जो है ना, ऑर्गेनिजम्स से निकला है। ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी रखती हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ऑर्गेनिजम्स से मिलने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो इनिशियली ये थॉट थी जिसे हम वाइटलिज्म का दौर भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करना है तो आपको एक स्पेशल तरह की फोर्स रिक्वायर्ड है विच इज़ नोन एज वाइटल फोर्स। तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स। सो वाइटल फोर्स का जो कंट्रोल है या तो वो ऑर्गेनिक बॉडी के पास है, यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के पास है। सो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिजम्स ही तैयार कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ही तैयार हो सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को वुलर ने रिजेक्ट किया, जिसे हम रिजेक्शन ऑफ वुलर का नाम भी देते हैं। और वुलर ने फर्स्ट टाइम अमोनियम साइनेट से उसको हीट किया, और हीट करने के बाद स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आप लोगों को पता है कि यूरिया तैयार किया था। सो अगर वुलर ये थ्योरी को गलत साबित ना करता, वाइटलिज्म को, वाइटल फोर्स थ्योरी को, तो शायद आज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आज हम डिस्कवर कर चुके हैं या प्रिपेयर कर चुके हैं लैब के अंदर, वो ना कर पाते। क्योंकि जो जेकब ब्रिजेलियस था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज की थी, वो काफ़ी सीनियर और एक मंझा हुआ साइंसदान था, और उसकी बात को लोग काफ़ी हद तक एग्री कर चुके थे। सो रिसर्च रुक चुकी थी, लेकिन वाइटलिज्म का दौर ख़त्म हुआ वुलर की काम की वजह से, इस रेवोल्यूशनरी काम की वजह से। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके काम के बाद ही लोगों को एतमाद मिला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद बेशतर
साइंटिस्ट ने लैब के अंदर बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार किया। सो इसने एक फुटस्टेप बनाया लोगों के लिए ताकि वो लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर सकें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। हाइड्रोकार्बन जी स्टूडेंट्स, अब हमें समझना है कि हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग क्यों करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम, उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से उसमें से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हैं उनकी फ्रैक्शंस हम हासिल करते हैं, जिनमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक इनको हम लिख सकते हैं। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक की जो फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स, होता क्या है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो है गैसोलीन। और गैसोलीन की टोटल प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ कितने परसेंट है, 20% है। तो ये बात आपको अच्छे से लेक्चर में समझा दी थी कि क्रैकिंग का मकसद क्या है। स्टूडेंट्स, ये बात आपको लेक्चर में अच्छे से समझा दी थी कि क्रैकिंग का मकसद क्या है, कि गैसोलीन सिर्फ 20% पैदा हम कर सकते हैं पेट्रोलियम में से। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गैसोलीन। गैसोलीन की अगर आप रेंज देखें, इसके अंदर ऐसी कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें 7 कार्बन से 8 कार्बन चेन्स, यानी ऐसी कार्बन की चेन्स होती हैं जिनमें 7 से 8 कार्बन होते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को, यानी जिसमें 16 कार्बन हैं, 20 कार्बन हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, हम उनको तोड़ के शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते थे ताकि हम उसकी जो यूजफुलनेस है उसको बढ़ा सकें। इस अमल को क्या बोलते थे? क्रैकिंग। स्टूडेंट्स, क्रैकिंग आपको 3 तरह की पढ़ाई गई थी, अगर आपको याद हो। क्रैकिंग आपको 3 तरह की पढ़ाई गई थी। जी स्टूडेंट्स, अगर आप क्रैकिंग के टाइप्स बता सकें मुझे, तो अगर आपको याद है, क्योंकि लेक्चर में आपको काफ़ी डिटेल से ये क्रैकिंग का टॉपिक पढ़ाया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली नंबर पे क्रैकिंग थी वो थी थर्मल क्रैकिंग। दूसरे नंबर पे थी स्टूडेंट्स कैटालिटिक क्रैकिंग। तीसरे नंबर पे जो क्रैकिंग थी स्टूडेंट्स वो थी स्टीम क्रैकिंग। इनमें जो सबसे सूटेबल क्रैकिंग थी फॉर गैसोलीन प्रोडक्शन वो थी कैटालिटिक क्रैकिंग, और शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन विच आर अनसैचुरेटेड, उनकी प्रोडक्शन के लिए जो क्रैकिंग थी वो थर्मल थी और स्टीम क्रैकिंग थी। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये मैंने जो ओवरव्यू दिया है, ये सारी बातें ऑलरेडी हम चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चंस दोबारा मैंने इसलिए करवाया ताकि एक रिवीजन भी हो जाए, आपको आइडिया भी हो जाए कि आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये पेपर्स में। ये क्वेश्चंस बड़े अहम सवाल हैं। एक्सरसाइज, हर चैप्टर के एक्सरसाइज आपने उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स का मटेरियल जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जिन क्वेश्चंस का मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया, लाइक जैसे मैंने भी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया, तो वो मेरे लेक्चर ही एक किस्म के नोट्स का काम करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम चैप्टर 8 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।